अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, बहुत सारे हादसात और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारे मुल्क में पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। मैं ये चाहता था कि हर एक के ऊपर अलग अलग इजहार ख़याल करूं, लेकिन मैं बाहर था, मेरे पास वक्त की क़िल्लत, वहाँ पर मुस्तकिल मैं सफ़र में या मसरूफ़ियत में रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जब टाइम मिलेगा इस उन्वान पे बोलेंगे कि दूसरा एक्सीडेंट पढ़ने के लिए मिला। दूसरे के बारे में सोचे जब तक तीसरा पढ़ने के लिए मिला। यानी मुंबई में जो होर्डिंग है, होर्डिंग 40 बाय 40 की परमिशन थी और वो भाई ने जो है 120 बाय 120 का होर्डिंग लगाया हुआ था। वो होर्डिंग एक पेट्रोल पंप के ऊपर गिरा, पेट्रोल पंप बर्बाद। वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे 80 लोग इंजर्ड हो गए, 15 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और 80 से ज़्यादा गाड़ियों का नुकसान। उसके बाद दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, एयरपोर्ट पूरा फूट गया है, पानी के झरने बह रहे हैं। एक पिल्लर जो है एक टैक्सी ड्राइवर के गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, वो बेचारे की जान चली गई। वो टैक्सी उसने जो ख़रीदा था वो लोन पर ली हुई थी, घर में उसके बीवी बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा कि चलो जब मौका मिलता है अलग अलग मैं इन वाक़यात पर इजहार ख़याल करूं। फिर वो पुणे के अंदर पोर्शे कार का वाक़या पेश आया, मैंने सोचा चलो उसके ऊपर बोलेंगे। तो हर टॉपिक के ऊपर मैं सोचता रहा और कोई नया वाक़या, तो अब मैं मजबूर हुआ। सुबह सुबह मैंने एक ख़बर पढ़ा कि मुंबई और पुणे का जो हाईवे है, पुराना हाईवे, वहाँ पे पुलिस वाले जो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं, एक हिट एंड रन का जो केस है, हिट एंड रन यानी गाड़ी भगाने वाले ने 2 पुलिस वालों को उड़ा दिया। उसमें से एक पुलिस वाला जगह पे मर गया और दूसरे पुलिस वाले को दवाखाने में एडमिट किया गया है, यानी वो बेचारा ज़ख्मी हो गया। अब आप मुझे बताइए इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ये सारे वाक़यात, चाहे मुंबई के होर्डिंग का वाक़या हो जिसको 40 बाय 40 की परमिशन मिली और 120 बाय 120 बना के बिंदास उसने खड़ा कर दिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे इंसानियत का वो एहतराम नहीं है जो दूसरे मुल्कों में है। हाँ, गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट ने जगह जगह पे रोड बनाए, रास्ते बनाए, लेकिन अब प्रॉब्लम हमारा है कि हमको उनको सही से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ये गलती हमारी है कि परमिशन हमने 40 बाय 40 की ली है और आप 120 बाय 120 का होर्डिंग लगाते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे बताओ ना, अगर यही वाक़या चाइना में पेश आता था, आपको पता है वहाँ पे क्या होता था? मैं आपको एक 2011 का वाक़या सुनाता हूँ। चाइना के अंदर एक बच्चे की मौत हो गई, काई की वजह से? चॉकलेट की वजह से। अब वो चॉकलेट को लेबोरेटरीज़ में भेजा गया कि भाई ये स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई और कुछ 80-82 बच्चों को वॉमिटिंग होने लगी। तो पता चला कि ये चॉकलेट के अंदर जो मिल्क, जो दूध इस्तेमाल किया गया है, ये दूध के कंपनी का फॉल्ट है। आप पता करो, बोले ये दूध की कंपनी कौन सी है, कहाँ की है। अब वो दूध की कंपनी के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि ये जो दूध की कंपनी है ये कोई पाउडर वाउडर इस्तेमाल करके दूध बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो जो दूध की कंपनी थी उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके जितने भी मेंबरान थे, 14 लोग थे, वो 14 के 14 को फांसी की सज़ा दी गई, मौत की सज़ा। 14 लोगों को मौत की सज़ा मिली सिर्फ़ एक स्कूल के बच्चे के मौत की वजह से, और 80 बच्चों को उल्टियाँ हो रही थी। गवर्नमेंट का कहना ये था कि हमारे मुल्क में काम करो, धंधे करो, बिज़नेस करो, कारखाना खोलो, कारोबार करो ना, हम तुमको सारी फैसिलिटीज़, लोन वगैरह सब कुछ देते हैं, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो तुम? तुम्हारे मिलावटी दूध बेचने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। आप मुझे बताइए, मेरा आप सब लोगों से बस इतना ही सवाल है कि अगर यही होर्डिंग का वाक़या चाइना में पेश आता था
तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक वो कॉन्ट्रैक्टर को फांसी की सज़ा मिल जाती थी, यानी उसको फांसी पे लटका दिया जाता था। ऐसे और भी बहुत सारे वाक़यात थे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का वाक़या है। वो कंपनी, जिस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने बराबर से अपना काम नहीं किया। क्यों नहीं किया काम? क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसके अंदर हिस्सेदारी होंगी, सब लोगों का उसके अंदर परसेंटेज होगा। क्योंकि अगर पूरा पैसा एयरपोर्ट बनाने के अंदर खर्च होता था तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। अभी देखो, मैं ये वीडियो के ऊपर अपनी वॉइस क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी आपको समझाने के लिए। ये इंडिया से बाहर का वीडियो है। आप देखिए, ये मलेका शहर की तरफ हमारी बस जा रही है कुआलालंपुर से। बस वाले की हिम्मत नहीं है कि जो उसकी लेन है वो उस लेन को क्रॉस कर सके या अपनी बस को लेन से बाहर निकाल सके। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहो, बस आपको लेन में चलती हुई नज़र आएंगी। ना वो राइट साइड आगे बढ़ेगा ना लेफ़्ट साइड, बिल्कुल बराबर जो उसकी लेन है वो उसी में गाड़ी चला रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बसों के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। बसों के अंदर भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ड्राइवर अगर अपनी लाइन को क्रॉस करता है तो फ़ौरन उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। ये मुल्कों में इंसानियत का एहतराम है। अब इंसानियत का एहतराम किसे कहते हैं, इंसानियत का रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? जैसे एक आदमी गाड़ी चला रहा है, अब देखिए ना, अब आपने देखे यहाँ पे भी देखो, आगे एक गाड़ी चल रही है, हमारी बस चल रही है। एक बाइक वाला था, वो भी अभी लेफ़्ट साइड से जो है गुज़र गया, वो भी अपनी लेन के अंदर गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, रोड गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई। जैसे हमारे देश में भी बड़े बड़े हाईवे गवर्नमेंट बना रही है, समृद्धि हाईवे। किसके लिए? हमारे लिए। नागपुर से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, इस तरह के हाईवे बन रहे हैं ताकि देश में रहने वाले जो लोग हैं, मैंने तो एक न्यूज़ में ऐसा भी पढ़ा था कि रोज़ाना 100 किलोमीटर का हाईवे हमारे देश में बन रहा है। अब देखो, गवर्नमेंट अपनी जगह पे काम कर रही है। अब गलती किसकी है? उस ड्राइवर की गलती है जिसको इस हाईवे पे गाड़ी चलाना नहीं आई, कि दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अब ऐसे तो कितने वाक़यात पेश आते हैं। मैंने एक और ख़बर में पढ़ा था कि 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल हमारे देश में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ ख़रीदने का और गाड़ियाँ चलाने का मकसद ये नहीं होता है कि हमको उसमें सफ़र करना है। हमारे यहाँ पे गाड़ी एक स्टेटस का ज़रिया है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी अभी हम गरीबी से बाहर निकले हैं, अभी अभी हमारे पास में पैसा आना शुरू हुआ है। अब हमारे यहाँ का जो मिडिल क्लास का बंदा है, जब उसके पास में पैसा आता है, नई गाड़ी ख़रीदता है, उसका मकसद ही ये होता है कि मुझे मेरे गाँव वालों पे इम्प्रेशन झाड़ना है, महल्ले वालों पे इम्प्रेशन झाड़ना है, बस्ती वालों को बताना है कि मैंने भी फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लिया हूँ। मेरे पास भी, जैसे वो पोर्शे कार का वाक़या पेश आया, भाई पोर्शे कार तो बहुत लोगों के पास में है। अभी मैं भी साउथ कोरिया वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पे भी हम लोग बेंटली है और इसी तरह से पोर्शे वोर्शे, ये सारी कारें वहाँ पे हमारी खिदमत के लिए होती है, उसी में हम लोग सफ़र करते हैं। लेकिन वहाँ कोई किसी कार को नज़र उठा के भी नहीं देखता है। उसका रीज़न ये है, वहाँ सबके पास में ऐसी ही कारें हैं। यूएई वगैरह में जाते हैं, कोई देखता नहीं है वहाँ पे फरारी वरारी ये जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पार्किंग के अंदर आपको खड़ी हुई मिलेंगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दादा ने पोतरे को पोर्शे कार गिफ्ट में दी है, तो पोतरे को वो हज़म नहीं हो रही है। उसको बताना है, रोड पे जो लोग हैं उनको उसको बताना है कि मैं पोर्शे कार में सफ़र कर रहा हूँ। इसलिए उसने आओ देखा ना ताओ देखा, 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है। वो एक ऐसे रोड पे जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ लोग खड़े हुए हैं। अब मुझे आप बताओ किसकी गलती है? गवर्नमेंट ने आपके लिए अच्छे रोड बनाई, आपको चलाना नहीं आ रहा है। आप अभी नए नए अमीर बने हो तो आपको पैसा हज़म नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो 2 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर हमारे देश में, इनमें आधे से ज़्यादा वो लोग होते हैं जिन्होंने नई कारें ख़रीदी हुई होती है। जो बाजू वाले की गाड़ी की स्पीड अगर 100 है, अरे बोले उसको, अपने को जो है ना उसको हराना है सामने वाले को। यूट्यूब पे आप देखते होंगे, ये हराने के चक्कर में, अभी मैंने किसी नौजवान का भी एक छोटा सा वीडियो देखा था
जो मोटरसाइकिल के और कारों के ही वीडियोज़ अपने चैनल पर डाला करता था। तो पता चला कि उसने 30 लाख रुपये की कोई मोटर बाइक ख़रीदा और वो 30 लाख की बाइक जो है 200 की स्पीड में रोड पे चला रहा है। वो बाइक से उसका संतुलन छूट गया और उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई। अरे भाई, किसने बोला तुझे बोला किसने कि तू 200 की स्पीड में जो है रोड पर गाड़ी चला, तू उसका वीडियो बना, तू उसको चैनल के ऊपर डाल। प्रॉब्लम देखो, रोड एक्सीडेंट में मरने वालों का रीज़न यही होता है हमारे यहाँ। इसका मतलब ये है कि इंसानियत का एहतराम नहीं है। इंसानियत का एहतराम, इंसानियत का रिस्पेक्ट किसे बोलते हैं भाई? बड़ा रोड है, आप भी चलिए, हम भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ये नहीं है कि घर में पहले खाने को जवारी बाजरी नहीं थी, दाल चावल के वांदे चालू थे, मारुति 800 ख़रीदने की औकात नहीं थी, अब अल्लाह ताला ने कार लेने के लायक में बना दिया, तो ऐसी कार ख़रीद के कट मार रहे हैं और पुलिस वालों को भी नहीं देख रहे, उनको उड़ा दिया उसने, जान चली गई। वो जो पुलिस वाले थे, शिंदे साहब उनका नाम था, मौत हो गई उनकी। मुझे आप बताओ ना, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? कितनी गलत बात है ये। और अगर आपको इंसानियत का एहतराम देखना है ना, आप हमारे किसी सिग्नल के ऊपर चले जाइए। आप ऐसा जानवर जो सिग्नल को फॉलो नहीं करता, मैं पहले तो उसको इंसान ही नहीं समझता हूँ, मैं उसको जानवर कहूँगा। आपको ऐसे हज़ारों जानवर नज़र आएंगे। कोई जानवर क्रेटा में बैठा हुआ है, कोई बैल जो है वो इनोवा में बैठा हुआ है, कोई भेड़िया जो है वो फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ है। अब ये भेड़िए, ये बैल, ये जानवर, ये सांड अच्छी अच्छी कारों में बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बाप ने इनको सिखाया नहीं है सिग्नल पे गाड़ी कैसे खड़े करना चाहिए, सिग्नल का पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके पहले आप गाड़ी खड़े करो, ताकि जो पैदल गुज़रने वाले हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रोड क्रॉस कर सके। अब हमारे देश में तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कोई वही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। मेरे साथ आज ही की बात मैं बोल रहा हूँ। आज है 8 जुलाई 2024, आज का ही वाक़या है। एसबी रोड पर बैंक है, सेनापति बापट रोड है पुणे में, वहाँ पे मेरा बैंक है जहाँ पे मेरा सैलरी अकाउंट है और मुझे कभी कुछ ज़रूरत रही तो वहाँ पे जाना पड़ता है। आज ही मैं वो हमारी ब्रांच में गया, काम होने के बाद बाहर निकला, सिग्नल से मैं बोला कि रोड में क्रॉस करूँगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो आधा किलोमीटर पीछे रह गई, आधे रोड के अंदर तो लोग चले गए। अब मैंने कहा, आए अल्लाह, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को मैं कैसे क्रॉस करूं जब रोड के लोग जो है सिग्नल के आगे आधा किलोमीटर और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पूरी कौम खड़ी हुई है। मतलब किसी को कुछ मालूम ही नहीं है और गाड़ियां ले लिए हमने, पैसे आए हमारे पास में। तो मुझे आप बताओ ना, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप जाइए ना, चाइना में चले जाइए, आप सोच भी नहीं सकते। साउथ कोरिया चले जाइए, आप मलेशिया जैसे मुल्कों में। अभी ये देखो आप, मैं आपको इसीलिए ये रोड पे मैंने जो है पूरा वॉइस ओवर किया, ये रोड वाले वीडियो पे। इस बस में मैंने सफ़र किया हूँ, ये वीडियो मैंने ही शूट किया था, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए। इन मुल्कों में भी इंसान रहते हैं, हम लोग भी अपने आप को इंसान कहलवाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है ना, हमारे यहाँ पे इंसानियत का एहतराम है। अगर आपके अंदर इंसानियत का एहतराम रहता था तो आप सिग्नल को फॉलो करते थे। आप सिग्नल को फॉलो नहीं करते, मतलब आप जानवर है, आप बैल है, आप सांड है, फिर आप किसी भी किस्म का जानवर हो सकते हो। अगर आप सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप आधे रोड के बीच में ले जाके जो है अपनी गाड़ी खड़े करते हो, ये मुल्कों के अंदर किसी की मजाल नहीं है। उसका रीज़न पता है? यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को कपड़े पहनना नहीं सिखाते बचपन में कि कपड़े कैसे होना चाहिए, बल्कि यहाँ के माँ बाप ये सिखाते हैं, बेटा सिग्नल पे गाड़ी कैसे खड़े करना चाहिए, ईमानदारी से कैसे रहना चाहिए, किसी का शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए। मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, यहाँ के माँ बाप वो सिखाते हैं। हमारे यहाँ के माँ बाप क्या सिखाते हैं? दिखावा, उनको डांस सिखाओ। ये हमारे यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। वहाँ क्या सिखा रहे हैं? सिग्नल को रिस्पेक्ट दो, इंसानियत का एहतराम करो। ये साउथ कोरिया में मैंने मेरी आंखों से देखा कि एक बच्चे ने पेपर फेंक दिया ज़मीन के ऊपर, तो कचरा उठाने वाले ने उसको वापस बुलाया
और वो पेपर उठा के कचरे के डब्बे में डालने लगा। ये होती है तरबियत। अल्लाह हमको समझ